बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो सीरीज़ है 25 लेक्चर्स की उसका 11th लेक्चर है ये, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हीट ट्रांसफ़र मेथड्स के बारे में। अब जो हम हीट का रोल प्ले देखते हैं तो हमारी इस यूनिवर्स के अंदर हर तरफ हीट का ही एक रोल हमें नज़र आता है। बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले सॉलिड जो है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती है? फिर हमने ये कहा था लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो गैस में कन्वर्ट क्यों होता था? बिकॉज़ ऑफ हीट एनर्जी। वो हीट ही है जो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। क्योंकि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब इसी तरह जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके दरमियान उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम कहते हैं गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि गैस के अंदर जो हीट एनर्जी थी उसको निकाल दिया। गैस में से हीट एनर्जी को रिमूव करेंगे, गैस के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड को फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने से मुराद क्या है कि उसके अंदर से लिक्विड का जो कंटेनर है उसमें से हम हीट एनर्जी को निकाल रहे हैं। लिक्विड उसमें के अंदर से हीट निकलेगी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें हर तरफ जो है वो हीट एनर्जी अपना रोल प्ले करती है और ये हमेशा एक फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रही होती है। यानी जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा उससे लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हीट मूव करती है अनटिल दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। अब जैसे यहाँ पे भी यही चीज़ बताएगी यूनिवर्सल लॉ सीकिंग थर्मल इक्विलिब्रियम कि हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब ये दोनों के दरमियान जो है वो इन इक्विलिब्रियम है, ये दोनों इनस्टेबल हैं क्योंकि अनस्टेबल हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से जो जिसके पास टेम्परेचर हाई है वहाँ से हीट मूव करेगी टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। और कब तक मूव करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इसका भी 75 ना हो जाए और इसका भी 75 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। सो थर्मल एनर्जी और हीट inherently flows from region of high temperature to the region of low temperature. This transfer continues uh, relentlessly until both objects reach identical temperature, a state known as thermal equilibrium. At this point, the rate of energy absorption exactly equal the rate of energy emission. So इस केस में जितनी एनर्जी इमिट की जाती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए, उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी ऑब्जेक्ट बी ने। तो इस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली इसके 3 मेथड्स हैं। कंडक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन के ज़रिए होती है और थर्ड हमारे पास है रेडिएशन हीट रेज़ की फॉर्म में भी इमिट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन जो है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट बल्क मूवमेंट अकरिंग प्राइमरीली इन सॉलिड्स। तो कंडक्शन जो है सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होती है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो लेयर्स की शक्ल में होते हैं और पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं। तो जब हम किसी एक पार्ट को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉन मेटल है, जब हम इसको हीट करेंगे इस पार्ट को, इस तरफ से हम हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम हीट देंगे तो ये वाले जो फर्स्ट 5 पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करते करते हीट को राइट साइड पे ट्रांसफर करते जाएंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास 5 पार्टिकल्स का जो एक ग्रुप है, ये हीट को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करता जाएगा और फाइनली लास्ट तक ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो जब हमने हीट लेफ्ट साइड से की थी, तो राइट साइड पे हीट जो है वो बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हीट हो जाती है। लेकिन ये फिनोमेना किनके अंदर होता है? ये नॉन मेटल्स के अंदर होता है और ये काफ़ी स्लो ट्रांसफ़र है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का। लेकिन हमारे पास सॉलिड तो मेटल्स भी होती हैं, तो मेटल्स के अंदर भी सेम फिनोमेना रिपीट होता है कि उसमें पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके अपनी हीट एनर्जी राइट वालों को ट्रांसफर करते हैं, राइट वाले फर्दर राइट वालों को हीट ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन और इस वाइब्रेशन से हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मेटल्स क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रखती हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो मेटल्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, वो हीट को लेकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, जिससे हीट जो है वो फास्टली ट्रैवल ट्रांसफर हो जाती है। तो 2 मेथड हमने देखे कंडक्शन में। नॉन मेटल्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से होती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तो होती है, लेकिन साथ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करवा देते हैं और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। जब तक पूरे के पूरे हमारे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफ़र होती ही रहती है।
हम इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन-सा अच्छा मटेरियल है जो जल्दी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले हमने कॉपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक रॉड लिया कॉपर का, उसकी लेफ्ट साइड को हीट किया तो राइट साइड पे हीट कब तक ट्रांसफ़र हो जाती है। उसको टेस्ट करने के लिए हमने आइस ब्लू को यूज़ किया, ड्राइंग पिन थी, वो जितनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी हम उससे गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो कॉपर के अंदर ये हीट सबसे ज़्यादा जल्दी फास्टर ट्रांसफ़र हुई, फिर एल्यूमीनियम है, फिर ब्रास है जो कि एलॉय होता है, और आयरन, फिर नॉन मेटल्स आ चुकी हैं। नॉन मेटल्स वाटर और ट्रैप्ड एयर, ये हमारे पास इंसुलेटर का काम करते हैं क्योंकि वाटर और जो ट्रैप्ड एयर है, एयर तो गैस है, तो हमने ये कहा कंडक्शन जो है सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ही होती है, तो सॉलिड्स के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र होती है, जबकि हमारे पास जो लिक्विड होंगे या गैसेज़ होंगे उनके अंदर ये हीट ट्रांसफ़र का मेथड एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे यूज़फुल नहीं होता। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आइस की क्यूब्स को इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आइस की क्यूब्स को इंसर्ट कर दिया, ऊपर हमने पानी रखा और पानी का जो फ्रंट पार्ट है या उसको हम हीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वाटर इंसुलेटर है और वाटर के ज़रिए कभी भी कंडक्शन, लिक्विड के ज़रिए कंडक्शन नहीं होती, तो हीट इस तरफ को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, तो हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता और आइस क्यूब्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आइस क्यूब्स को कोई हीट नहीं मिल रही, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वाटर जो है ये एक पुअर कंडक्टर है, ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। कंडक्शन के बारे में इतना ही है कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से कंडक्शन करती हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ देयर फ्री पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मेटल्स के केस में एडिशनल हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेकर मूव करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन के अंदर डेंसिटी का फिनोमेना जो है वो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी अपना रोल प्ले करती है। अब क्योंकि डेंसिटी के बारे में हमने ये कहा था कि जब भी हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी हाई होगी, जिस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करते हैं वो हमेशा सिंक कर जाता है, जिसकी डेंसिटी लो होगी वो हमेशा राइज़ करता है। तो हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिक्विड को हीट करते हैं और हमने हीट अप्लाई कर दी है। अब इसमें क्या होगा कि जो इसका बॉटम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसने हीट को गेन कर लिया। जब ये हीट को गेन कर लेगा तो जो वार्म वाटर होगा उसकी डेंसिटी लो होती है। वार्म वाटर की डेंसिटी लो होगी तो इट मीन्स वो फ्लड करेगा और जो ऊपर वाला कोल्ड वाटर है जिस तक अभी तक हीट नहीं पहुँच सकी, हीट ऊपर ना जाने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी? उसकी डेंसिटी हाई होगी। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो वार्म वाटर है उसकी डेंसिटी लो होने की वजह से वो ऊपर चला जाएगा और जो हमारे पास कोल्ड वाटर है वो नीचे आता जाएगा और इस वजह से ये पूरे का पूरा पानी जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सर्कुलेट करता रहेगा अनटिल पूरे के पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये कन्वेक्शन की जो लूप है वो चलती रहती है। सो हीट अप्लाइड पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्प्रेड आउट, पार्टिकल्स के पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। हॉट फ्लूइड यानी वार्म वाटर राइज करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी लो है, क्यों, और लो डेंसिटी क्या होती है, राइज करती है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट हो जाएगा कूलर और डेंसर वाटर फ्लूइड सिंक्स, जो हमारे पास ऊपर टॉप वाला वाटर वो कोल्ड वाटर है वो नीचे आकर सिंक करेगा और इस तरह से ये सारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कन्वेक्शन जो है वो इंटायरली लिक्विड और गैसेस के अंदर होती है और कन्वेक्शन जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हम सर्दियों के केस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम हीटर को ऑन करते हैं। हीटर को ऑन करने से क्या होगा कि हमारे पास जो हीट हॉट एयर इमिट करता है, ये बाहर निकालता है। वो जो हीटेड लेस डेंस एयर होती है वो राइज करती है और जो कोल्ड एयर छत के करीब होगी वो नीचे आती जाएगी और वो वार्म एयर के साथ रिप्लेस होती जाएगी। इस तरह से पूरे का पूरा रूम जो है वो हमारा गर्म होता जाएगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास इसकी एग्जांपल हम लैंड वार्मर की है कि जब जो हमारी लैंड और ओशन का डिफरेंस होता है, लैंड की हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, 5 टाइम्स कम होती है, तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 800 समथिंग होती है, जबकि वाटर की हीट कैपेसिटी 4200 है। तो हम यहाँ पे कहते हैं लैंड जो है वो हीट अप हो जाती है और काफ़ी फास्टली हीट अप हो जाती है क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी कम है। तो वार्म एयर जो है वो राइज करती है, राइज करने के बाद जो हमारे पास ऊपर वाली जो कोल्ड एयर होगी वो उससे रिप्लेस होती जाएगी। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर जो है ये होती रहती है, नेचर के अंदर भी हम ऑब्जर्व करते हैं। या हम एसी का यूज़ करते हैं, हमारे पास एसी जो होगा जो कि हमेशा रूम के अंदर छत के ऊपर लगा दिया जाता है, तो वो एसी क्या करेगा, एयर कंडीशनर। सबसे पहले हमारे पास जो एयर एसी है वो ठंडी हवा को निकालता है, कूलर एयर जो है वो यहाँ पे ब्लो करती है और उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी, वो नीचे आ जाएगी और जो वार्म एयर सरफेस के पास होगी वो हमेशा ऊपर जाती जाएगी। इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर भी
होता है। थर्ड मेथड है रेडिएशन ट्रांसफर विदाउट अ मीडियम, बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर के हमारे पास जो हीट है वो ईएम वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है और हम तक हीट जो है वो पहुंच जाती है। जैसे सन की जो रेडिएशंस है, सन की रेज है हम तक पहुंचती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में हम तक पहुंचते हैं। Unlike conduction and convection, the thermal radiation required no particles. It transfers energy via electromagnetic waves at the speed of light. All objects emit infrared radiation. Hotter objects with large surface area emit at exponentially greater rates. तो जो हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट को रेडिएट करेंगे। सो हमारे पास जो इस केस में हीटेड वेव्स होती हैं उनकी स्पीड, जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। तो इनमें अगर हम देखें रेडिएशन का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा अच्छा कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, अगर सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसी सरफेस हो जो कि ब्लैक भी हो और वो डल भी हो, यानी वो शाइनी ना हो, तो उसकी एब्जॉर्बेंस की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि उसकी सरफेस डल है। और ब्लैक जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर भी इसे कहा जाता है। ब्लैक जो है ये हमारे पास परफेक्ट एब्जॉर्बर जो कि हीट रेज को एब्जॉर्ब करता है और परफेक्ट इमिटर भी इसे कहा जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास ब्लैक और डल सरफेस की इमिटेंस सबसे हाई होगी। जबकि जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्ट करने की कि हीट रे को रिफ्लेक्ट करेगा तो ये बहुत पुअर रिफ्लेक्टर माना जाता है। जबकि हमारे पास वाइट और शाइनी सरफेस होगी तो वो उसकी एब्जॉर्बेंस कैपेबिलिटी सबसे कम होगी, उसकी इमिटेंस एबिलिटी सबसे कम होगी, जबकि वो रिफ्लेक्ट सबसे अच्छा हीट रेज को करता रहेगा। सो इनमें जो डिफरेंस है, अगर हम कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन के अंदर लेटेस्ट वाइब्रेशन जिसको हम पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कहते हैं, प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, ये दो मेथड थे जो कि मेटल्स के अंदर होते हैं। लेटेस्ट वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के अंदर होती है। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सॉलिड एज ए होल खुद जो है वो एक मीडियम का रोल प्ले करता है। स्पीड ऑफ ट्रांसफर इसमें स्लो होता है क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट की वाइब्रेशन होती है, लेकिन अगर मेटल्स की बात करें उसमें स्पीड ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कन्वेक्शन के अंदर डेंसिटी जो है वो चेंज होती है फ्लूइड्स की, और इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं इसमें भी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड और गैसेस के अंदर टेक प्लेस होता है और हीट ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो मॉडरेट होती है। रेडिएशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो रेज़ मूव करती हैं। इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें जो हमारे पास मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंफ्रारेड वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेकर मूव हो रही होती हैं। तो हम अपने घर के अंदर ये देखते हैं, सबसे पहले अगर हम अपने बर्नसन बर्नर के ऊपर, अपने ग्लोव के ऊपर अगर हम देखें, हम किसी बर्तन को हीट करते हैं तो यहाँ हीट के ज़रिए हम इस बर्तन के अंदर जो आपने अटेंसिल यूज़ किया, जो आपने कंटेनर यूज़ किया, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें कंडक्शन होती है, यानी लेटेस्ट की वाइब्रेशन होगी, लेटेस्ट की वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उस खाने तक। अब उस खाने के अंदर जो उसका लोअर एरिया है उसके अंदर होगी कन्वेक्शन, यानी उसका जो वार्म वाटर होगा वो अपवर्ड चला जाएगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आता जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे रेज़ जो हैं वो ईमिट होंगी। सो रेज़ जो हैं वो ईमिट होके रेडिएशन की फॉर्म में हीट को एमिट कर रही होंगी। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो जो हैं वो यहाँ पे ऑब्ज़र्व हो सकती हैं। इसी तरह यहाँ पे जब हम आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिंग जो है वो छोड़ी जाती है ताकि वो इंसुलेशन का काम करे, क्योंकि गैसेस जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की शक्ल में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसीलिए हम अक्सर डबल ग्लेजिंग का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड लोअर थर्मल कंडक्टिविटी देन ग्लास एंड द नैरो गैप प्रिवेंट्स एयर सर्कुलेशन। सो यहाँ पे जो नैरो गैप छोड़ दिया जाता है, ये नैरो गैप क्या करेगा, एक एयर का काम करेगा और एयर के अंदर कंडक्शन होती ही नहीं है। तो ये इस वजह से हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। जब हम बात करते हैं हमारे पास वैक्यूम फ्लास्क है, वैक्यूम फ्लास्क के अंदर सबसे पहले हमारे पास इनवर्ट जो सरफेस है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होती है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव होगी, वाइट होती है, शाइनी होती है। सिल्वर सरफेसेस दे एक्ट एज द वर्स्ट पॉसिबल एब्जॉर्बर, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करते, ना ही इमिट करते हैं, उल्टा वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे यहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर गर्म पानी होगा गर्म रहेगा, ठंडा पानी जो है वो ठंडे ही रहता है। फिर फर्दर हम यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो है वो वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। विदाउट अ मीडियम लेटेस्ट वाइब्रेशन कंडक्शन एंड डेंसिटी करंट आर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जो हमने वैक्यूम क्रिएट किया होता है उस वैक्यूम की वजह से
ना ही कंडक्शन होती है ना ही कन्वेक्शन होती है, यानी बाहर की हीट भी एंटर नहीं हो सकती और अंदर वाली हीट भी बाहर नहीं जा सकती। फिर थर्ड हमारे पास यहाँ पे जो हमने रबर स्टॉपर यूज़ किया होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, रबर जो है वो इंसुलेटर है और वो क्या करता है, इट ब्लॉक्स द अपवर्ड कंडक्शन एंड ट्रैप हॉट वेपर्स इनसाइड, हॉट वेपर्स को इनसाइड ही रोक के रख लेता है। Vacuum flask represents the effects of thermal engineering, a single device designed to systematically neutralize conduction, convection, and radiation simultaneously, isolating its content from the universe pursuit of thermal equilibrium। तो पूरे का पूरा जो उसका टेम्परेचर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता। इस तरह से ये हमारे पास काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको देखते हैं। A beaker of water is heated and thermal energy travels through the water by convection. What happened to the density of the water when it is heated and how does the water move? So density जब वो पानी को गर्म करते हैं, इसको पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? पानी की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड द हीटेड वाटर मूव्स अपवर्ड, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी कम होगी, इट विल राइज, इट विल गो अप। सो ये इस तरह से काम करता है। द डायग्राम शोज इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बीइंग पुट अप ऑन अ वार्म डे। द केबल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द सपोर्टिंग पाइलोन्स एज शोन। तो ये हमने इनका यूज किया गया। व्हाई आर द केबल्स नॉट टाइटन टू मेक देम हायर अबव द ग्राउंड? तो इसको हमने टाइट क्यों नहीं किया गया? इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था, ये उससे रेलिवेंट है, क्योंकि कोल्ड डेज के अंदर ये जो हमारे पास वायर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, क्योंकि ये मेटल्स की बनी होती हैं, कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है ना, तो ये क्या करेंगी? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। गर्मियों में एक्सपैंड हो रही होती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगी, तो ये टूटती भी नहीं है। लेकिन जब हम सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, स्ट्रेट हो जाना होता है, तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन कोल्ड डेज, इसलिए हम इनको थोड़ा सा या टाइटन नहीं करते, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन विच सिचुएशन इज द रेडिएशन द मेन मेथड बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड? हीटिंग ए पैन ऑफ वाटर, इसमें तो कन्वेक्शन होती है। एनर्जी रीचिंग द अर्थ फ्रॉम द सन, ये बी पार्ट इसका मेन मेथड है, जिसमें एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेज ट्रांसफर होती है। अ स्टूडेंट स्टिrs अ हॉट लिक्विड इन अ पैन विद अ स्पून, विच रो एक्सप्लेन्स विच मटेरियल द स्पून शुड बी मेड फ्रॉम सो दैट द स्टूडेंट डज नॉट बर्न देयर हैंड। मटेरियल ऑफ स्पून जो है, स्पून को किस चीज़ से पकड़ना चाहिए? वो हमारे पास वुड का बना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसुलेटर है, क्योंकि वो स्टीयरिंग कर रहा है। हम स्टीयरिंग के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे किसी और पर्पज़ के लिए नहीं देख रहे, ताकि वो उसको स्टीयरिंग कर सके, और स्पून स्टीयरिंग के लिए वही अच्छा होगा जो इंसुलेटर होगा, ताकि उसके हाथ ना जलें। Thermal radiation is emitted from all object which mediums can thermal radiation travel through? So रेडिएशन किसके ज़रिए ट्रैवल करती है? ग्लास में तो नहीं करेगी, ग्लास सॉलिड है। वाटर के अंदर हमारे पास नहीं होगा, लिक्विड है। एयर के अंदर हो सकती है, और हमारे पास वैक्यूम के अंदर हो सकती है। ट्रैवल थ्रू दिस मीडियम, ये डी ही हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि एयर के अंदर भी फिर नहीं हो सकती, वैक्यूम के ज़रिए ये हो जाएगी। A bimetallic strip is used to control the temperature of an electrical appliance. It is made up of two different metals fixed together. The diagram shows the shape of the bimetallic strip before and after heating metal P and metal Q. Which statement is correct? मेटल Q जो है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और मेटल P जो है वो कम होती है। मेटल Q कॉन्ट्रैक्ट मोर, या फिर हम मेटल P की बात करें तो मेटल P एक्सपेंड्स मोर, मेटल P एक्सपेंड्स मोर देन मेटल Q ऑन हीटिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The diagram shows the view of the room heated by a radiator. The arrow line from X to Y is the path of the convection current in the air. तो रेडिएटर से हीट ट्रांसफर होती है, विच रो अबाउट द टेम्परेचर एंड द एयर डेंसिटी एट एक्स एंड वाई इज करेक्ट। एक्स के ऊपर जो हमारे पास डेंसिटी होगी, टेम्परेचर तो हायर होगा, और डेंसिटी, एयर डेंसिटी हायर एट एक्स। वाई के ऊपर डेंसिटी हायर हो जाएगी, टेम्परेचर एक्स के ऊपर हायर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे हाई होगी तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि हमारे पास वार्म वाटर की डेंसिटी या वार्म एयर की डेंसिटी लो होती है। अ रूम इज हीटेड बाय अ रेडिएटर। द डायग्राम एक्स एंड वाई शो टू पॉसिबल सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर विच हीट द रूम। डायग्राम, विच डायग्राम एंड रीजन एक्सप्लेन द हीटिंग ऑफ द रूम बाय कन्वेक्शन? सो सबसे पहले हम इसको हीट करते हैं। एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन द एयर इज हीटेड, इसका ये पार्ट इसका ठीक हो जाएगा।
विच सरफेस इज अ वर्स्ट अब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जो वर्स्ट अब्जॉर्बर है वो हमारे पास शाइनी वाइट सरफेस होती है, क्योंकि वो ना ही एब्जॉर्ब करती है और ना ही उसको इमिट करती है। अ टीचर पुट्स सम कोल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, शी होल्ड्स द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हाइल हीटिंग द टॉप। बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर है हमारे पास यहाँ पे। द वाटर एट द टॉप बॉइल्स बट शी कंटिन्यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब एज द बॉटम रिमेन्स कोल्ड। विच कंडक्शन conclusion about water is made from this experiment? Water is a bad conductor, water is a bad convector, water is a good convector, वाटर इज अ बैड कन्वेक्टर, यानी वो उसका एक बहुत बुरा कंडक्टर होता है, तो ये बैड कन्वेक्टर में चला जाएगा। Four thermometer with their bulb painted different colors are placed at equal distance from a radiant heater, which thermometer shows the slowest temperature rise। जिसके ऊपर सबसे कम फर्क पड़ेगा और वो हमारे पास शाइनी वाइट होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट ही करता जाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जिस वजह से उसके अंदर जो टेम्परेचर राइज होगा वो सबसे स्लोएस्ट हो जाएगा। विच मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से कन्वेक्शन के अंदर ही हम ये इसको ऑब्जर्व करते हैं। प्रैक्टिस कैन पार्टिकल्स कैन मूव ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी एज शोन। हीटर से पार्टिकल मूव करते हैं। इन स्टेट ऑफ मैटर डज दिस मूवमेंट अकर गैसेज एंड लिक्विड ओनली। गैसेज में भी कन्वेक्शन होती है। The diagram shows a convection current caused by a piece of ice placed in a beaker of water at room temperature. So ice को जब ये downward move करता है उसके बाद further ये Q पे चला जाता है। Which correctly compare the temperature and density at the water point P and Q। P के ऊपर जो हमारे पास water नीचे आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो P के ऊपर डेंसिटी जो है इट मस्ट बी हायर देन एट Q। टेम्परेचर जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जो है वो लोअर देन एट क्यू, और डेंसिटी एट पी, पी की डेंसिटी हायर होगी, तो टेम्परेचर लो होगा तो डेंसिटी हायर होती है। The outside of one of two identical shiny metal container is painted dull black. The container are filled with equal masses of hot water at the same temperature. Why does the dull black container cool more quickly? क्योंकि black surfaces are better emitter of radiation than shiny surfaces। सो इसके कुछ P2 के क्वेश्चंस देखते हैं। होप सो बाकी जो है वो अलग से हम इसको बनाएंगे। Figure 6.1 shows a wood burner in a cabin. The wood burner keeps the inside of the cabin warm when it is cold outside। तो wood burner क्या करता है हमारे पास यहाँ पे शाइनी फॉइल है। एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द वुड बर्नर वार्म्स द कैबिन बाय कन्वेक्शन। तो बेसिकली हमारे पास बाहर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, तो जो भी हमारे पास वार्म एयर होगी वो इसी कंटेनर के रूम के अंदर ही रह जाती है, जबकि हमारे पास जो भी कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि हमारे पास वार्म एयर जो होगी इस रूम की वो ऊपर जाएगी डेंसिटी कम होने की वजह से, लेकिन कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आएगी और वो यहाँ से ही बाहर को चलती जाएगी, जिससे टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। The outer surface of the chimney is dull and black. Explain how the dull and black surface helps the warm to cabin। बिकॉज डल और ब्लैक होगी तो इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द हीट। वो हीट इस रूम के अंदर से जितनी भी वो उसकी कोल्ड एयर होगी, जितनी भी रेज होंगी उसको ज़्यादा जल्दी वो एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये बाहर भेजता जाएगा। देर इज़ शाइनी फॉइल ऑन द वॉल। एक्सप्लेन हाउ द शाइनी फॉइल हेल्प्स टू वार्म द कैबिन। क्योंकि शाइनी फॉइल जो होगी वो जितनी भी रेज इस तरफ को जाएंगी उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगा, ताकि वो इसी के ज़रिए ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं, ऊपर चली जाएं। Students want to compare the conduction of thermal energy through the rods made of iron, copper, glass, and aluminium. Each rod is coated with wax. The rod shows the equipment that the student uses. तो बंसर बर्नर को यूज करता है। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन कंपेयर द कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू द रोड्स इन द फिगर। तो सबसे पहले जो इन रोड्स के लास्ट पे वो किसी न किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, और नहीं उसने ऑलरेडी वैक्स की कोटिंग की हुई है, तो जितनी जल्दी वैक्स मेल्ट हो जाएगी, फास्टर द वैक्स मेल्ट, सो मोर या गुड कंडक्टर दैट ऑब्जेक्ट विल बी। तो हमारे पास अगर एल्यूमिनियम का जो रोड है, कॉपर का रोड सबसे जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वैक्स कोटिंग को जल्दी मेल्ट करेगा, तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कॉपर का रोड जो है वो अच्छा कंडक्टर है, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर आयरन का होगा, फिर लास्ट में ग्लास का हो जाएगा। बंसन बर्नर emits infrared waves, they have a wavelength, ये भी रेलिवेंट नहीं है। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।